हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए प्रैक्टिस सेट में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देख लिया है, जिसका वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से उसे आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ टीजीटी के जितने भी पेपर हुए हैं 2001 से लेकर 2016 तक, उसका भी व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हमारे चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां से प्लेलिस्ट से उसे भी आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का जो प्रश्न है। शुरू करने से पहले एक गुजारिश, अगर चैनल में नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, किस कवि की पंक्ति है। तो यह जो पंक्ति है यह सुमित्रा नंदन पंत की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो निहार रश्मि नीरजा तो है, लेकिन यहाँ पे जो गुंजन है वह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न है कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है, यह बताना है। तो राम की शक्ति पूजा जो निराला की रचना है उसकी अंतिम पंक्ति है, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें देखते हैं असत्य कथन कौन सा है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यह सही बात है। पल्लव पंत की रचना है, यह बताना है, तो यह भी सही है। और यहाँ पे जो दिया हुआ लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यह भी सही है। पंत भारतेंदु के कवि है, यह गलत है, क्योंकि जो पंत हैं वह छायावाद के कवि हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, यह जो पंक्ति है वह महादेव वर्मा का है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, हृदय का मधुभार किसका काव्य है। हृदय का मधुभार किसका काव्य है, यह बताना है। तो यह महत्वपूर्ण रचना जो है वह रामचंद्र शुक्ल का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है वह कौन सा है। तो धर्मवीर भारती का जो नाटक है अंधा युग, उसमें महाभारत के कथानक को लेकर के आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है, यह बताना है। तो अजातशत्रु नाटक के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, यह बताना है। भारतेंदु जी का नाटक कौन नहीं है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जो नाटक नहीं है वह रणधीर प्रेम मोहिनी, यह लाला श्रीनिवास दास की नाटक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है, यह बताना है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी तो इनका है, लेकिन सिंदूर की होली यह इनका नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरिधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था। तो बाबू गिरिधर दास जो थे, गोपाल चंद्र गिरिधर दास, वह भारतेंदु जी के पिता थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है वह है कि शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया। तो शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया गया है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है, वह बताना है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें जो सही अनुक्रम है वह है गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। तो गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि श्री वल्लभाचार्य ने
जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो उनका दार्शनिक आधार है शुद्धाद्वैतवाद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? तो भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है यहाँ पे ब्रह्मरंध्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह महादेव वर्मा द्वारा लिखित जो युद्ध और नारी है उस निबंध से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो निठल्ले की डायरी जो रचना है वह हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक हास्य व्यंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम क्या है? तो देखिए कुंभन दास, नंददास, परमानंद तो आते हैं लेकिन सुंदर दास नहीं आते, यह संत काव्यधारा के कवि हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो यहाँ पे जो पुष्टि मार्ग की स्थापना किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है यह पूछा गया है। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की यहाँ पे जो रचना दिया गया है वह है रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बरवय रामायण किसकी रचना है? बरवय रामायण किसकी रचना है यह बताना है। तो यह तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यह बताना है कि कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है। तो यह भी तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? यह पूछा गया कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह तुलसीदास द्वारा रचित है और ब्रज भाषा में है। तो इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कौन सी रचना जायसीकृत नहीं है यह बताना है। तो जायसीकृत यहाँ पे जो रचना नहीं है वह मधुमालती है। मधुमालती मंचन का है। बाकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम यह जायसी की रचना है। तो इसे याद रखिएगा। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें जो मित्र संवाद है यह संस्मरण विधा की रचना नहीं है। यह केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। यह केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है भूषण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है? तो रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह है कि अगला प्रश्न है कि भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किसका है? भाषा बोली न जानहि जाके कुल के दास, यह जो पंक्ति है वह केशव दास का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है यह बताना है। तो घनानंद जो रीतिकाल के कवि हैं तो रीतिकाल के कवियों की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो उनकी रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो आचार्य केशवदास द्वारा जो लिखा गया है रामचंद्रिका, उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि मणिकर्णिका के लेखक कौन है? मणिकर्णिका के लेखक कौन है?
तो यह तुलसीराम की आत्मकथा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य रचना की है? तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो काव्य रचना किए हैं वह ब्रज भाषा में किए हैं, और तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। राहुल संस्कृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है, और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा है। तो यह सही रूप है, इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? यह बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक बताया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय बताया है 1868 से 1893 ईस्वी तक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र यह जो ग्रंथ है वह राधा कृष्ण दास का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाने जाते हैं? तो विद्यापति जो हैं वह मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि राजमती को छोड़कर बिसलदेव कहाँ गया था? तो देखिए राजमती को छोड़कर जो बिसलदेव गए थे वह उड़ीसा गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? यह बताना है। मैथिली हिंदी में जो रचित प्रथम पुस्तक है वह वर्ण रत्नाकर है, और इसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से आचार्य मम्मट की रचना कौन है? यह बताना है। आचार्य मम्मट की रचना कौन है? तो इसे ध्यान से देखिएगा। आचार्य मम्मट की रचना जो है वह यहाँ पे काव्य प्रकाश है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें नाट्यशास्त्र का तो यह भरत मुनि का है, और काव्यालंकार यह भामा का है, और व्यक्ति विवेक यह महिम भट्ट का है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? यह बताना है। तो यहाँ पे जो शब्दालंकार नहीं है वह है यहाँ पे उपमा या अर्थालंकार है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य राम नायक हैं, यानी किस में राम नायक हैं? तो यहाँ पे देखिए जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें जो नरेश मेहता का संशय की एक रात है उसके जो नायक है वह राम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है? यह बताना है। तो यहाँ पे जो रचना है साय में धूप वह दुष्यंत कुमार का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, आत्मजयी किसकी रचना है? यह बताना है। तो आत्मजयी जो रचना है वह कुंवर नारायण का है। तो उसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है? यह बताना है। तो प्रयोगवादी कवियों की जो रचनाएं हैं वह तार सप्तक में संकलित है, और तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? तो छायावाद का जो जन्म हुआ था वह प्रयोगवाद का जो जन्म हुआ था वह छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। तो यहाँ पे जो प्रगतिवाद है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पूछा गया है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? तो प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वह मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो यह प्रसिद्ध कहानी है रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है। तो प्रसाद की गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वह पूछा गया है कि कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है। कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है, तो यह बताना है। तो ये इसके लेखक हैं सृंजय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है। तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक है मंजुल भगत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है, यह बताना है। तो आपका बंटी उपन्यास की जो लेखिका है वह मन्नू भंडारी है। यह उपन्यास तलाक की बाल मन पर पड़ने वाले जो बालक है उसका चित्रण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वैदेही वनवास के लेखक कौन है। तो वैदेही वनवास के जो लेखक हैं वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, किससे साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिन प्रयोगात्मकता के रूप को देखते हैं वह साहित्यिक का असली रूप क्या है, यह बताना है। यानी पूछा गया कि किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वहीं उस साहित्य का असली रूप है, यह बताना है। तो द्विवेदी युग साहित्य को हम सरस्वती एवं इंदु के जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वहीं उस साहित्य का असली रूप है। तो यहाँ पे द्विवेदी युग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भाग्यवंती उपन्यास के लेखक कौन है। तो भाग्यवंती उपन्यास के जो लेखक हैं वह श्रद्धाराम फुलौरी हैं। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने जो प्रसिद्ध आरती है ओम जय जगदीश हरे इसकी रचना की थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन है। तो यहाँ पे देखिए जो चार ऑप्शन दिए उसमें जो कृष्णचंद्र है वह सेवा सदन का, सोफिया जो है रंगभूमि का, और जो गजाधर है वह सेवा सदन का पात्र है। तो गजाधर, सोफिया और कृष्णचंद यह प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। और यहाँ पे जो हरिप्रसन्न दिया हुआ है वह सुनीता उपन्यास के पात्र हैं जो जैनेन्द्र द्वारा रचित है। तो यहाँ पे केवल पूछा गया है कि प्रेमचंद के उपन्यास के पात्र हैं। तो ए बी डी जो है वह सही हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी। तो हिंदी कहानी में सबसे पहले यथार्थवादी परंपरा का जो नींव डाला गया था कथा सम्राट प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है, यह बताना है। तो विश्वनाथ प्रसाद यहाँ पे जो पात्र हैं वह मैला आंचल उपन्यास के, वे इस उपन्यास में एक तहसीलदार थे। तो इसे याद रखिएगा, यह उपन्यास फणीश्वर अत्रेडु का आंचलिक उपन्यास है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो झूला नट उपन्यास के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, जुलूस उपन्यास के लेखक कौन है। तो जुलूस उपन्यास के जो लेखक हैं वह है फणीश्वर अत्रेडु। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है। तो सभी को पता होगा जो चित्रलेखा है वह लिखा गया भगवती चरण वर्मा द्वारा और इसमें पाप पुण्य की समस्या को दिखाया गया है। तो भगवती चरण वर्मा या ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है, जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर नगेंद्र का निबंध नहीं है वह है विचार के क्षण, और बाकी विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, विचार विश्लेषण, यह सभी नगेंद्र के निबंध है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण
चीड़ों पर चांदनी कहाँ पे आधारित है, यानी किस जगह की यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें यूरोप प्रवास का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। तो देखिए श्याम सुंदर दास रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी रहे हैं, लेकिन शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है। तो इसके संपादक थे धर्मयुग के धर्मवीर भारती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का जो नाम है वह हिंदी प्रदीप है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो सभी को पता होगा 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और इसके पहले संपादक थे श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो प्रश्न है, बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है। तो बेताल पचीसी के रचनाकार लल्लू लाल हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है। तो गुजराती भाषा विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वैचारिकी पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो वैचारिकी पत्रिका के जो संपादक हैं या संपादिका हैं वह मणिका मोहनी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो देखिए मॉरिशस जो है वहाँ भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है लिखने और बोलने में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। तो यहाँ पे जो देखिए दिया हुआ है, जो बोली नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में वह है, यहाँ जो मैथिली है वह बिहार में बोली जाती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, प्राचीन भारतीय लिपियों में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो यहाँ पे जो प्राचीन लिपि है उसमें ब्राह्मी लिपि सर्वश्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भोजपुरी, मैथिली और मगही बोलियाँ आती है। मैथिली, भोजपुरी और मगही जो आती है वह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है। तो सूरदास के जो काव्य हैं वह ब्रज भाषा में रचित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लहंदा किस भाषा का स्थान का भाषा है। तो लहंदा पश्चिमी पंजाब की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद। यह बनारस से 1930 में प्रकाशित होती थी और बाद में इसका प्रकाशन जो किया गया था 1986 में वह राजेंद्र यादव द्वारा किया गया था। तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे जो देखिए ह है वह काकल्य वर्ण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो सी है वह सही हो जाएगा। काकल वर्ण किसे कहते हैं। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में मुंह गुहा खुल जाती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल वर्ण कहते हैं। जैसे ह काकल वर्ण है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे इचू यसानाम तालु। तो जो यह है उसका उच्चारण स्थान है तालु या तालव्य। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं और जिसे रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं और जिसे लिखे जाते हैं वह लिपि कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है,
प फ ब फ म व्यंजन होते हैं, तो आप पढ़े होंगे उपपधानिया नाम ओष्ठ, तो यहाँ पे प फ ब भ जो है वह वोष्ठ व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। यह प्रश्न है कि हय रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कट कट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर हाय बिकल वितुंड गिरे। इस पंक्ति में कौन सा रस है? यह बताना है कि यह जो पंक्ति दिया गया है इसमें कौन सा रस है। तो यहाँ पे देखिए जो दिया गया है रस वह क्या है? भयानक रस है। यहाँ हाथी घोड़ों के सिर कट कट कर गिर रहे हैं, तो यहाँ भयानक रस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन ब्रज होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव, बार बार होता था क्रूर। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भयानक रस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। चिर जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यह पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यह श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि जब 2 समान गुण वाली वस्तुएं ऐसे मिल जाए कि दोनों के भेद लक्षित न हो तब होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो जब 2 समान गुण वाली वस्तुएं ऐसी मिल जाए कि दोनों के भेद लक्षित न हो तब वहाँ प्रति वस्तुमा अलंकार होता है, प्रति वस्तुपमा होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है यह बताना है। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसी करुड़ायन चितई जानकी लखन तन। तो यह पंक्ति है सोरठा का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में कौन सा विचार चिन्ह का प्रयोग होता है, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, यह बताना है। तो इन सभी के अंत में जो प्रयोग होता है वह होता है अल्प विराम का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। विद्या धन उधम बिना कहाँ जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। देखिए जो पंक्ति दी गई है कि विद्या धन उधम बिना कहो जु पावे कौन, बिन डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। तो उपयुक्त पंक्ति में जो छंद है वह पूछा गया है। तो इसमें दोहा छंद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन करना है। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊँ सोमम उर्धाम, सदा और सागर शयन। तो इस पंक्ति में जो छंद पूछा गया है अभी इसमें भी सोरठा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे जो दिया गया है दृघ का वर्ण विच्छेद करना है। तो दृघ कैसे बनेगा? तो देखिए द में री जुड़ेगा तो द्री हो जाएगा, और ग में अ जुड़ेगा तो ग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है वह सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अयादि संधि है। तो यहाँ पे जो अयादि संधि का उदाहरण है वह है नवधनिक, 9 + 1 से नाविक बन जाएगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे जो दिया हुआ है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? तो मत प्लस ऐक्य से मतैक्य बन जाता है, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में यह जो समास है वह अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, इस यहाँ पीताम्बर पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास है, यानी पीले वस्त्र पहने हुए अर्थात कृष्ण, तो उस कृष्ण की पूजा किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि शोक करना के लिए मुहावरा क्या होगा? तो शोक करना यानी सिर पीटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे जो प्रश्न पूछा गया है, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी कि बिना खर्च के ही आपके कार्य अच्छे हों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कु जगह फोड़ा और ससुर वैद, इस कहावत का क्या अर्थ है? तो कु जगह फोड़ा और ससुर वैद यानी धर्म संकट की स्थिति, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, बताना है। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द नहीं है वह कूची है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यह बताना है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो देखिए पत्ता दिया है वह पत्र का तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, यह बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो शोभन है वह सोहन का तत्सम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है कि किस वाक्य में कर्म कारक का प्रयोग नहीं किया गया है? तो यहाँ पे किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो बालक रोते रोते सो गया, इसमें कर्म कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है इसे बताना है। तो हम नाक से सांस लेते हैं, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, वर का स्त्रीलिंग बताना है। तो वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का स्त्रीलिंग होता है वधु, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पत्ती शब्द का बहुवचन बताना है। तो पत्ती शब्द का बहुवचन होता है पत्तियाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया का बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह सही हो जाएगा। मैंने आम ले लिए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, इसे ध्यान दीजिएगा। मैंने आम ले लिए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। यह प्रश्न है कि बालकः बालिका च पठतः, बालकः बालिका च पठतः, इसका हिंदी अनुवाद बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, यह कौन है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो यह कौन है का संस्कृत अनुवाद हो जाएगा यहाँ पे जो है अयम कह अस्ति, अयम कह अस्ति, यह ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस रचना में श्रृंगार करुड़ रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार और करुड़ रस की जो प्रधानता है वहाँ पे वह जो रचना है वह उत्तर रामचरितम है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए उसमें शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो बालकेन वेदाः पठिताः, यह जो शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, कर्मवाच्य में नहीं होता है, कर्मवाच्य में क्या नहीं होता है यह बताना है। तो कर्म में द्वितीया नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, किसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है? तो नमः के योग में चतुर्थी होता है, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो दिया है रक्षा के योग में नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नंतुम प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो यह बताना है। तो यहाँ पे जो नम प्लस तुमुन से बन जाएगा नंतुम, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मेषादय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मेषादय का जो संधि विच्छेद होगा वह हो जाएगा मेष प्लस आदय, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, बालह वेदम पठती में संधि होगी, यानी बालह वेदम यहाँ पे जो संधि होगी, तो यहाँ पे जो संधि होगा वह बालो वेदम पठती हो जाएगा विसर्ग संधि से, जैसे मन से जो बनेगा बालह प्लस वेदम बालो बन जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह बताना है कि शुद्ध वाक्य यहाँ जो है वह कौन सा है।
तो यहाँ पे देखिए गोपालः पादेन खंजः, यह शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा। तो ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन में हो जाएगा ब्रह्माणी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, अर्थो ही कन्या परकीय, यह किसका कथन है। तो यहाँ पे जो कण्व ऋषि हैं उनका यह कथन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे जो प्रश्न दिया गया है, इदन्नम किसकी रचना है यह बताना है। तो इदन्नम जो रचना है वह मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन किसका है। रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह जो कथन है वह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है। तो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला कहलाता है तटस्थ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है, निम्न में से क्या काल कहलाता है, यानी काल क्या कहलाता है। तो क्रिया के घटित होने का जो समय है वह काल कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य में जो कारक है वह संप्रदान कारक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह 125 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसका विश्लेषण हम लोग देखें। जल्द ही एक नए वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।